हाँ तो पार्टी सीन कुछ ऐसा है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे केमिस्ट के बारे में जो अपनी घर के बैकयार्ड के पीछे केमिकल्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया करते थे। उससे बड़ी बात ये कहानी है एक ऐसे किसान के बेटे के बारे में जिसने अपने घर के बैकयार्ड के पीछे केमिकल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते करते एक ऐसा कंपाउंड बना डाला जिसने HUL जैसी 40 साल पुरानी कंपनी को पूरी तरीके से हिला डाला। पार्टी 1969 से पहले पूरी की पूरी इंडियन डिटर्जेंट मार्केट के ऊपर हिंदुस्तान यूनिलीवर का एक प्रोडक्ट सर्फ एक्सेल राज कर रहा था। पार्टी उस टाइम पर सर्फ एक्सेल का जो रेट था वो 13 रुपीज़ पर किलोग्राम था। हालांकि 13 रुपये काफ़ी ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन उस टाइम पर लोगों की जो परचेजिंग पावर थी काफ़ी ज़्यादा कम होती थी, इसलिए 13 रुपये भी उस टाइम के लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखते थे। फिर आता है 1969 में हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर आते हैं करसन भाई पटेल। करसन भाई पटेल एक केमिस्ट थे। एक दिन वो अपने घर के बैकयार्ड में बैठे बैठे केमिकल्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो एक्सपेरिमेंट करते करते वो एक ऐसा कंपाउंड बना देते हैं जो कि लोग अपने घरों के अंदर एज अ डिटर्जेंट पाउडर यूज कर सकें। और उस कंपाउंड का, उस डिटर्जेंट पाउडर का नाम वो रखते हैं निरमा। निरमा नाम उनकी बेटी निरुपमा पटेल के नाम से इंस्पायर्ड है। निरुपमा पटेल को करसन भाई पटेल ने काफी कम उम्र में खो दिया था। उनकी काफी कम उम्र में डेथ हो गई थी। फिर वो देखते हैं कि मार्केट में जितने भी डिटर्जेंट बिक रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा जो बिकने वाला डिटर्जेंट पाउडर है वो सर्फ एक्सेल है, और उसका जो प्राइस था वो लगभग 13 रुपीज पर किलोग्राम था। इस वजह से जो बहुत ज़्यादा अमीर लोग होते थे वही सर्फ एक्सेल को खरीदा करते थे। जितने भी गरीब लोग होते थे 1969 से पहले, वो उस टाइम पर साबुन की टिक्कियों से कपड़े धोया करते थे। सिर्फ और सिर्फ अमीर लोग ही सर्फ एक्सेल को परचेज करके अपने घरों में कपड़े धोया करते थे। इसलिए करसन भाई पटेल को एक बहुत बड़ा गैप मार्केट में दिखता है, क्योंकि इंडिया के अंदर उस टाइम जितने भी लोग हुआ करते थे, आधे से ज़्यादा लोग या तो बहुत गरीब या फिर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, और बहुत सारे लोग सर्फ एक्सेल को अफोर्ड नहीं कर पाते थे उसके महंगे प्राइस की वजह से। पार्टी इसलिए इस पूरे के पूरे गैप को फुलफिल करने के लिए करसन भाई पटेल अपने इस डिटर्जेंट पाउडर निरमा का प्राइस 3.5 रुपए रखते हैं। पार्टी अब करसन भाई पटेल ने एक बहुत अच्छा और रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट तो बना लिया था, लेकिन अब उसको बेचना भी तो था ना। तो इसलिए वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने के लिए रिटेलर्स और होलसेलर्स के पास जाते हैं। जब वो रिटेलर्स और होलसेलर्स के पास जाकर के कहते हैं कि आप इस मेरे डिटर्जेंट पाउडर को रखो और अपने कस्टमर्स को बेचो, तो सारे के सारे रिटेलर्स और होलसेलर्स उनके प्रोडक्ट को रखने के लिए मना कर देते हैं। बट इस सारे के सारे रिटेलर्स और होलसेलर्स उनसे कहते हैं कि ये प्रोडक्ट मार्केट में बिल्कुल भी नहीं चलेगा और कोई भी इस प्रोडक्ट को नहीं खरीदने वाला है। लेकिन करसन भाई पटेल बिल्कुल भी हार नहीं मानते हैं। पार्टी जब करसन भाई पटेल अपने घर से ऑफिस के लिए निकलते थे अपनी साइकिल पर, तो रास्ते में उनको जितने भी घर दिखा करते थे वो उन सारे घरों में अपना डिटर्जेंट पाउडर निरमा बेचना शुरू कर देते थे। और जब वो ऑफिस से वापस आते थे वो तब भी यही सेम चीज करते थे। काफी सालों तक करसन भाई पटेल ने इसी तरह अपनी साइकिल पर घर घर जाकर के निरमा के वॉशिंग पाउडर को बेचा, और देखते ही देखते काफी ज्यादा लोग उनके इस निरमा के वॉशिंग पाउडर को जानने लगे और पहचानने लगे और अपने घर में खरीद करके यूज भी करने लगे। क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट था निरमा वो काफी ज्यादा अफोर्डेबल था, और उनकी जो टारगेट ऑडियंस थी वो ज्यादातर औरतें थी, क्योंकि घर में औरतें ही सिर्फ और सिर्फ डिटर्जेंट पाउडर को यूज किया करती थी। और सारी की सारी औरतें इस डिटर्जेंट पाउडर को, निरमा को अफोर्ड भी कर सकती थी, क्योंकि ये काफी ज्यादा कम प्राइस में अवेलेबल था एज कंपेयर टू सर्फ एक्सेल जो कि 13 रुपए पर किलोग्राम पे बिक रहा था। जब करसन भाई पटेल ने देखा कि हाँ अब निरमा ग्रो होना शुरू हो गया है, तो उन्होंने बहुत सारे सेल्स पर्सन को भी हायर करना शुरू किया, जो कि अलग अलग शहरों में, अलग अलग सिटीज में जाकर के घर घर जाकर के निरमा के वॉशिंग पाउडर को सेल किया करते थे। और देखते ही देखते निरमा बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच चुका था। हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो शेयर था पूरी की पूरी डिटर्जेंट मार्केट में वो काफी ज्यादा तेजी से नीचे गिरता जा रहा था, और निरमा का जो शेयर था पूरी की पूरी डिटर्जेंट मार्केट में वो काफी ज्यादा तेजी से बढ़ता जा रहा था। हिंदुस्तान यूनिलीवर चाह कर भी अपने प्रोडक्ट का प्राइस 13 रुपए से घटा करके 3 रुपए पर नहीं ला सकते थे, क्योंकि अगर वो एकदम से अपने प्राइस को बहुत ज़्यादा तेज़ी से घटाएंगे तो लोगों के दिमाग में शक पैदा होगा। वो सोचेंगे कि इन्होंने इतनी तेज़ी से अपने प्रोडक्ट का प्राइस घटाया है, तो हो सकता है इनके प्रोडक्ट में कोई ना कोई कमी हो, कोई ना कोई दिक्कत हो। यही वजह है कि जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, चाहे वो लुई विटॉन हो या फिर वर्साचे हो, जो माल उनका नहीं बिक पाता है, जो कपड़े उनके नहीं सोल्ड हो पाते हैं, वो उन कपड़ों को सस्ते में ना बेच करके या तो उन कपड़ों को जला देते हैं या फिर उनको कहीं और कूड़े में फेंक देते हैं। क्योंकि अगर वो उन कपड़ों को सस्ते में बेचना शुरू कर देंगे तो लोगों के दिमाग में एक शक पैदा शुरू होगा। लोग सोचेंगे कि इनके कपड़ों के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, इसी वजह से ये कपड़ा इतना ज़्यादा सस्ता मिल रहा है। पार्टी फिर आता है 1988 के आते आते निरमा पूरी की पूरी इंडियन डिटर्जेंट मार्केट को रूल करने लग जाता है और पूरी की पूरी इंडियन डिटर्जेंट मार्केट का 60% से ज़्यादा हिस्सा होल्ड करने लग जाता है। पार्टी फिर 1988 के बाद एक इतना बड़ा हादसा होता है कि निरमा अपनी बैंकरप्सी की कगार पर पहुंच जाता है।
निरमा अपने जितने भी होलसेलर्स और रिटेलर्स को अपना डिटर्जेंट पाउडर प्रोवाइड करता था, वो सारे रिटेलर्स और होलसेलर्स अपने कस्टमर्स को वो सारे प्रोडक्ट्स बेच तो देते थे, लेकिन वो करसन भाई पटेल को पैसे लौटाने में और चुकाने में 4 से 5 महीने लगा देते थे। पार्टी इसी वजह से निरमा के ऊपर काफी ज्यादा कर्जा होने लगा था और निरमा बैंकरप्सी की कगार पर पहुंच चुका था। अगर अगले 2 महीने तक निरमा को उनके क्रेडिटर्स से, उनके होलसेलर्स और रिटेलर्स से पैसे ना मिलते तो निरमा बैंकरप्ट हो जाता। लेकिन करसन भाई पटेल ने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बहुत अच्छे तरीके से निकाला और उन्होंने एक ऐसी स्ट्रेटेजी को अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट किया जिसने निरमा को पूरी तरह से चेंज कर दिया और उसको एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दी। करसन भाई पटेल ने अपने सारे के सारे सेल्स पर्सन से बोला कि हमारे इंडिया के अंदर जितने भी प्रोडक्ट आज के टाइम पर अवेलेबल है, चाहे वो रिटेलर्स के पास हो चाहे वो होलसेलर्स के पास हो, सारे के सारे प्रोडक्ट्स उठा करके हमारे वेयर हाउस में लेकर के आओ। पार्टी जब सारे के सारे सेल्स पर्सन निरमा के सारे डिटर्जेंट पाउडर के पैकेट्स को सारे के सारे होलसेलर्स और रिटेलर्स से अपने वेयर हाउस में लेकर के आ जाते हैं, तो पूरी की पूरी इंडियन मार्केट से निरमा का नामो निशान खत्म हो जाता है और निरमा का एक भी प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है। पार्टी फिर उसके कुछ ही दिन बाद करसन भाई पटेल निरमा का एक ऐसा आइकॉनिक एडवर्टाइजमेंट, एक ऐसा आइकॉनिक प्रमोशनल वीडियो लॉन्च करते हैं जो निरमा के बिजनेस को पूरी तरह चेंज करके रख देता है। पार्टी इस एडवर्टीजमेंट की वजह से निरमा वॉशिंग पाउडर की डिमांड काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगती है और हर कोई बंदा, हर औरत, हर रिटेलर की दुकान पर वॉशिंग पाउडर के नाम पर निरमा को खरीदने के लिए जाते हैं। लेकिन पूरी की पूरी इंडियन मार्केट के अंदर निरमा का एक भी प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होता है। जहाँ पहले रिटेलर्स करसन भाई पटेल को पैसा देने में 4 से 5 महीने लगा रहे थे, वहाँ वो सारे के सारे रिटेलर्स और होलसेलर्स खुद करसन भाई पटेल के पास आते हैं और वो उनसे बोलते हैं कि आप हमें अपना डिटर्जेंट पाउडर प्रोवाइड कीजिए ताकि हम अपने कस्टमर्स को वो बेच सकें। तो उस वक्त करसन भाई पटेल उन सारे रिटेलर्स के साथ और होलसेलर्स के साथ बैठते हैं और अपनी शर्तों के अनुसार अपना डिटर्जेंट पाउडर उन सारे रिटेलर्स को और होलसेलर्स को प्रोवाइड करते हैं। पार्टी इस स्ट्रेटेजी को अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करने के बाद करसन भाई पटेल ने बिल्कुल भी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। यहाँ तक कि ईयर 2000 में निरमा ने पूरे के पूरे साल के अंदर लगभग 1.25 लाख टन के करीब अपना वॉशिंग पाउडर पूरी की पूरी इंडियन मार्केट के अंदर बेचा। लेकिन पार्टी फिर ऐसा क्या हुआ कि जहां 1988 के अंदर निरमा का जो इंडियन डिटर्जेंट मार्केट में शेयर था वो लगभग 60% था, लेकिन आज वो शेयर सिर्फ और सिर्फ 6% रह चुका है। पार्टी निरमा के फेलियर के पीछे काफी सारे रीजंस हैं। सबसे बड़ा रीजन तो यह है कि जब निरमा अपनी सक्सेस की ऊंचाइयों पर था तब निरमा ने और भी बहुत सारे बिजनेसेस के अंदर फोकस करना शुरू किया और उसने अपना जो प्रोडक्ट्स हैं काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड करना शुरू किए, जैसे कि निरमा का साबुन। निरमा के डिटर्जेंट पाउडर के बाद जो उसका सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट था वो था निरमा साबुन। हालांकि निरमा साबुन ने भी निरमा को काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा करके दिए, लेकिन आगे चल करके 2010 के बाद वो भी फेल हुआ। पार्टी अब सवाल ये आता है कि निरमा आखिर फेल हुआ तो हुआ क्यों? देखो, इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि निरमा ने अपने बिजनेस के अंदर बिल्कुल भी इम्प्रोवाइजेशन नहीं किया और बिल्कुल भी अपडेशन नहीं किया। 1969 के अंदर निरमा जिस पैकेजिंग के अंदर अपना डिटर्जेंट पाउडर बेचा करता था, 2010 से पहले निरमा वही सेम पैकेजिंग यूज करता हुआ आ रहा था और जो प्रोमोशनल वीडियोस निरमा सन 2000 से पहले यूज किया करता था, ईयर 2000 के बाद भी वैसी ही सेम प्रोमोशनल वीडियोस, एडवर्टाइजमेंट वीडियोस वो लोगों को दिखाता था और टीवी पर प्रमोट किया करता था। तो निरमा ने बिल्कुल भी अपडेशन नहीं किया और बिल्कुल भी इम्प्रोवाइजेशन नहीं किया, क्योंकि 1969 से पहले लोगों की इनकम बहुत कम हुआ करती थी, इसलिए उनकी परचेजिंग पावर भी काफी कम हुआ करती थी। इसीलिए वो उस टाइम सिर्फ और सिर्फ सस्ते और लो क्वालिटी और अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स को खरीदना पसंद करते थे। लेकिन जब ईयर 2000 के बाद टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आता है तो उस वजह से बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज इंडिया में एंटर होना शुरू होती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे इंडियंस की परचेजिंग पावर और इनकम काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगती है। अगर किसी बंदे की परचेजिंग पावर बढ़ती है तो वो सिर्फ और सिर्फ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स को खरीदने पर फोकस करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, निरमा की जो पैकेजिंग थी काफ़ी लो क्वालिटी थी, उसकी जो प्रमोशनल वीडियोस थी वो भी बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी थी। तो एक तरह से लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठ चुका था कि निरमा के जितने भी प्रोडक्ट्स मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं वो बहुत चीप और लो क्वालिटी होते हैं। बट पॉसिबल है कि निरमा का जो डिटर्जेंट पाउडर है या फिर सोप अवेलेबल था या जितने भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल थे वो बहुत अच्छी क्वालिटी के भी हो सकते थे, लेकिन उसकी पैकेजिंग और प्रमोशनल वीडियोस की वजह से लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठ चुका था कि निरमा एक लो क्वालिटी कंपनी है, एक सस्ती और चीप प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है। बट निरमा ने एक और बड़ी गलती की, वो ये थी कि जब 2010 के अंदर निरमा को पता लगाना शुरू हुआ कि वो इंडिया के अंदर अपना शेयर खोता जा रहा है और वो अपनी पहचान इंडिया के अंदर खोता जा रहा है, तो 2010 के बाद उसने अपनी पैकेजिंग
पैकेजिंग और अपनी प्रमोशनल वीडियोस की क्वालिटी को इंप्रूव करने की कोशिश की। हालांकि काफ़ी लेट हो चुका था जब तक, लेकिन फिर भी निरमा ने उसको करने की कोशिश की और ट्राई किया कि हम अपनी पहचान और अपना मार्केट शेयर दोबारा से गेन कर लें। तो यहाँ सबसे बड़ी गलती पार्टी निरमा ये करता है कि ईयर 2000 से पहले जो निरमा का कस्टमर बेस था, टारगेट कस्टमर बेस, वो सिर्फ और सिर्फ घर की औरतें थी जो कि अपने घरों में निरमा का डिटर्जेंट पाउडर या फिर निरमा का सोप या फिर जितने भी प्रोडक्ट्स निरमा के अवेलेबल थे वो यूज़ किया करती थी। लेकिन 2010 के बाद जब निरमा अपनी पैकेजिंग में और अपने एडवर्टीजमेंट्स में इम्प्रोवाइजेशन करने की कोशिश करता है तो वो इंडियन मर्दों को भी टारगेट करना शुरू करता है। इस वजह से निरमा अपना फोकस खो देता है, जिसकी वजह से आज 2021-22 के अंदर हम देख सकते हैं कि निरमा का जो मार्केट शेयर बचा है वो सिर्फ और सिर्फ 6% का बचा है। आप में से बहुत कम लोग होंगे जिनके घरों में आज के टाइम पर निरमा का कोई भी प्रोडक्ट यूज़ किया जाता हो। आज के टाइम पर हम बड़ी बड़ी कंपनीज़ के जिनके एडवर्टाइजमेंट्स अच्छे होते हैं, जिनकी पैकेजिंग बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है, हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कंपनीज़ के प्रोडक्ट को यूज़ करना प्रेफर करते हैं। तो पार्टी आज की इस वीडियो से हमें ये पता लगा कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में या फिर प्रोफेशनल लाइफ में कोई भी चीज़ करो, आप अपना स्टार्टअप शुरू करो, बिजनेस शुरू करो या कोई भी चीज़ आप पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ में शुरू करो, हर फेज पर आप इम्प्रोवाइजेशन करो और अपडेशन की कोशिश करो। तो पार्टी आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इसी तरीके की बिजनेस रिलेटेड या फिर फाइनेंशियल रिलेटेड वीडियोस पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं ताकि आप जैसे और भी बहुत सारे लोगों को यूट्यूब ये वीडियो रिकमेंड करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।